आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम फिर से हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में अगला टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हमने पिछले जो वीडियो में पारिस्थितिक तंत्र और पोषक स्तर और धान के खेत में जो पारिस्थितिक तंत्र निर्मित होता है उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम आने वाले जो वीडियो है इस वीडियो में हम अगले जो मुख्य बिंदु है उस पर चर्चा करेंगे। इसका जो मुख्य बिंदु है पारिस्थितिक पिरामिड। तो आइए स्क्रीन पर देखते हैं पारिस्थितिक पिरामिड। तो इसमें हमने आपको बताया था कि इसमें हम 4 भाग में पढ़ेंगे इस पर। तो पहला इसका भाग जो है आपका जीव संख्या के पिरामिड, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसका जो अध्ययन है चार्ल्स एल्डर नाम का वैज्ञानिक ने अपना जो एक पुस्तक निर्मित किया एनिमल इकोलॉजी नाम से, उस पर इसके बारे में डिटेल जानकारी दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के अंत में वही प्राणी होते हैं जो साल भर में कम से कम बच्चे पैदा करते हैं। ये चार्ल्स एल्डर ने अपने अवलोकन और अनुभव के आधार पर अपने पुस्तक एनिमल इकोलॉजी में वर्णन किया। आगे उन्होंने बात किया कि साथ ही ऐसे भी प्राणी हैं या इनके परिवार के लिए या क्षेत्र उनका आवास होता है। अतः ऐसे क्षेत्र में खाद्य श्रृंखला के खाने या खाए जाने वाले जो प्राणी हैं वो संख्या को पिरामिड के रूप में दर्शाया जा सकता है। उनका मानना था कि हम पिरामिड ले सकते हैं, जैसे मिस्र का पिरामिड है उसी प्रकार से है ना, तो एक शंकु आकार में हम इसको दर्शा सकते हैं। तो पिरामिड के जो चौड़े आधार में ऐसे प्राणी होंगे जिनकी जो संख्या है अधिक होगा, क्योंकि ऊपर भाग जो है संकरी रहता है, शीर्ष भाग जो है, लेकिन नीचे जो आधार भाग है वो चौड़ा रहता है। तो जो आधार भाग है उसमें ऐसे प्राणी को रखा जाएगा जिसकी संख्या जो है अत्यधिक होगी, और शीर्ष में ऐसे प्राणी को रखेंगे जिसकी संख्या कम होगी, है ना। तो ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते जिनकी संख्या सबसे कम होगी वो सबसे ऊपर रहेगा, शीर्ष पर रहेगा। तो ऐसे पिरामिड से जीवों की जो संख्या है और भोजन की उपलब्धता को हम दर्शा सकते हैं। ये एल्डर के विवरण अर्थात पिरामिड का जो चित्र नजर आता है उस पर अवलोकन से पता चलता है कि उन्होंने पिरामिड का जो प्रयोग व्यापक रूप से किया और अधिकांश उसमें होता रहा है। तो अधिकांश जो पिरामिड है वो आंकड़ों के अनुपातिक रूप से कभी कभी दर्शाया नहीं जा सकता, कभी भी। आप देख सकते हैं इसमें पिरामिड होता क्या है। आपने मिस्र का जो पिरामिडों के बारे में आप सुना होगा, और ये जो पिरामिड होते हैं ज्यामितीय संरचना में होते हैं, और इसका जो आधार जो है चौड़ा होता है और जो शीर्ष है बिंदु के समान होता है। और ये यदि हम एक ओर से देखें तो ये पिरामिड जो है 4 त्रिभुजाकार पृष्ठ के नजर आता है, और इसका जो आधार है वो अर्धवर्गाकार दिखाई देता है। ये पारिस्थितिक पिरामिड की बात है। अगला देखें तो हम धान की खेत की जो बात किया था उसमें हम यदि जीवों की संख्या के पिरामिड में इस प्रकार से दर्शाएं, आपके डायग्राम में है ना, जो हमने चूहा धान की बात किया था, 1 लाख धान लिए थे, उसको यदि 1000 खरगोश जो है या चूहा खा लेता है, या 50 सांप है चूहा को खा लेता है, या बाज जो है मान, तो इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। क्योंकि कम संख्या वाले जो सबसे ऊपर में, जो अधिक संख्या वाले हैं वो सबसे नीचे में। तो हमने इस प्रकार से धान के पिरामिड को अर्थात खेत में पाए जाने वाले जीवों की संख्या को इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे इसमें हम देखें तो आगे के डायग्राम में हम इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं उनके पोषक स्तर के आधार पर, ठीक है। तो धान, उसके बाद द्वितीय पोषक स्तर, उसके बाद तृतीय पोषक स्तर, उसके बाद चतुर्थ पोषक स्तर को हम क्रम से दर्शा सकते हैं, ठीक है। अब प्रश्न बनता है कि धान की कटाई के पश्चात पारिस्थितिक तंत्र में जीवों को क्या होगा, या आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। क्या तब भी हर स्तर पर, पहला मैं प्रश्न आपको बोल रहा हूं, ध्यान से आप सुनिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करके बताइए। धान की कटाई के पश्चात इस पारिस्थितिक तंत्र के जीवों का क्या होगा, जो आप डायग्राम देख रहे हैं उसका, ठीक है ना। दूसरा मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, क्या तब भी हर स्तर पर इतने ही जीव
बचेंगे कटाई के पश्चात। तो आप मुझे सम्मिलित रूप से दोनों का आंसर दे सकते हैं कमेंट्स बॉक्स पर, मैं बिल्कुल आप लोगों का वेट करूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो मानवीय हस्तक्षेप है और जो प्राकृतिक परिघटना के कारण जो परिवर्तन आता है, वैसे ही धान की कटाई से कई जीव या तो मर जाते हैं और कई जीव नष्ट हो जाते हैं, ये मेरे मानना है। तो पारिस्थितिक में कुछ परिस्थितियां परिवर्तन के होने के कारण जो है इस प्रकार से घटनाएं घटित होती है। तो आप सभी अधिकांश आजकल सुना होगा कि अधिक फसलों के उगने की सलाह दी जाती है, अधिक से अधिक जो फसल है वो उसका उत्पादन करने की सलाह दी जाती है। हमारे देश में कई जगहों पर धान के साथ दलहन की भी फसलें उगाई जाती है और खेत में जो पेड़ों को उगने के एवं उसके आसपास सिंचाई या अन्य स्रोत जो है किसान जो है मछली का पालन भी की जाती है और ऐसे जैव विविधता को जो संख्या की दृष्टि से प्रभावित करते हैं और इनको प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करना रहता है। तो इस प्रकार के जो प्रभाव है इनको समझने के लिए कुछ अन्य पारिस्थितिक करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से भी हम पारिस्थितिक पिरामिड को दर्शाने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका नीचे का जो जीव है अब घटक के रूप में हम ले सकते हैं, है ना। ये ऊपर इस प्रकार से ये संख्या के पिरामिड, है ना। ये जंगल, है ना, तालाब ये जंगल का है। इस प्रकार से हम पूरे को ले सकते हैं, आप जंगल का भी बना सकते हैं। पहला का हम आपका देखे थे वो जंगल का है, ये आपका तालाब। ठीक है, आगे इसमें हम बात करें तो पेड़ या जंगल जो पारिस्थितिक पिरामिड हम देखते हैं तो प्रथम पोषक स्तर पर कम जीव होते हैं और अगले स्तर पर थोड़ा सा कई जीव बढ़ते जाते हैं। तो इस आधार पर हम पारिस्थितिक पिरामिड और पेड़ के पिरामिड में अंतर लिख सकते हैं। ठीक है, और दर्शा भी सकते हैं इनकी आबादी को किस प्रकार से धान के खेत में हमने दिखाया था, तो उस प्रकार से हम बनाकर दिखा सकते हैं। यदि पिरामिड का आधार धान के खेत और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में पिरामिड में कोई अंतर आता है या समानता आता है, उसको आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में मुझे दीजिए। यदि पिरामिड का जो आधार चौड़ा होता है तो उसका क्या अर्थ है ना। और खाद्य जाल भी आप बना सकते हैं, आपके आसपास में जो आपको नजर आता है उस खाद्य जाल को बनाकर आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। उदाहरण में आप कितने पोषक स्तर तक इस्तेमाल करते हैं इसका भी आप वर्णन कर सकते हैं कॉपी में, और जितनी संख्या द्वितीय पोषक स्तर का एक जीव का निर्भर है वो अगले पिरामिड में निकल जाएगा। तो उत्पादकों की जो संख्या है वो कम हो तो अगले स्तर पर पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाएगा। अगला जो बात है उत्पादकों की भूमिका एवं जीवभार की बात करती है। तो जीवभार, है ना, का अर्थ क्या है, तो प्रति इकाई जो जमीनी क्षेत्र के समूचे पौधे का किसी निश्चित समय पर लिया गया भार कुल प्राथमिक उत्पादन को दर्शाता है। यही किसी पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादों की सम्मिलित जीवभार कहलाता है। एक बार पुनः मैं जीवभार की परिभाषा को बता दूं। प्रति इकाई जमीनी क्षेत्र के समूचे पौधे का किसी निश्चित समय पर लिया गया भार कुल प्राथमिक उत्पादन को दर्शाता है और यही भार किसी पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादकों का सम्मिलित जीवभार कहलाता है। ठीक है, तो आप अपने कॉपी में जरूर नोट करिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है और हमेशा ये क्वेश्चन में आता ही है। ठीक है, ऐसे ही अन्य पोषक स्तरों के लिए जीवभार ज्ञात किया जा सकता है। किसी खाद्य श्रृंखला में एक स्तर का जीवभार अगले स्तर के भोजन व ऊर्जा का स्रोत होता है। हर स्तर पर कितना भोजन उपलब्ध है यह केवल जीवों की संख्या के पिरामिड से नहीं वरन जीवभार के पिरामिड से पता चलता है। ठीक है, तो अपना जो खेत है जंगल का जो पारिस्थितिक पिरामिड अलग अलग है और इनके जो पिरामिड भी ऐसा ही अंतर होगा। आप इसको अंतर यदि होता है तो उसको आप सोचकर आप अपने कॉपी में नोट बनाकर भेज सकते हैं। तो जीवभार के पिरामिड को हम इस प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है ना भाई, जितनी संख्या जिसका रहेगा उतनी ज्यादा उसका भार रहेगा। तो क्रम से
आप देख सकते हैं, जैसे मैंने 1 हेक्टेयर की बात किया तो 1 हेक्टेयर में आप जितने भी जीव मिलते हैं उनका ले लें और जितने पेड़ पौधे हैं उनको ले लें, कीड़े मकोड़ों के ले लें, तो आप इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जीवभार पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड। अगला इसमें इस प्रकार से आपका खेत का भी है और जंगल का भी दर्शाया गया है, जलीय का भी दर्शाया गया है। तो कुछ प्रश्न इसमें आपको देखें, तीनों में यदि हम अंतर देखें तो वो कोई दो अंतर भी लिख सकते हैं, आपके कॉपी में बना सकते हैं, है ना। उपभोक्ता के स्तर के पर्याप्त भोजन मिल रहा होगा तभी संख्या में वृद्धि होगी, भोजन ऊर्जा मिलता है कि नहीं, और इसका अनुमान लगाते हैं कि द्वितीय पोषक स्तर में जितनी ऊर्जा मिल रही है वो उतना तृतीय पोषक स्तर में मिल रहा है क्या। ठीक है, प्रथम पोषक स्तर के जीवभार कितना प्रतिशत घटा है, इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं। पोषक स्तर के द्वारा ऊर्जा का प्रभाव कैसे होता है, पोषक स्तर के द्वारा ऊर्जा का प्रभाव, तो प्रत्येक स्तर पर जो मिलने वाली या दूसरे पोषक स्तर को जो ऊर्जा ज्ञात करने का बहुत मुश्किल है। हम प्रायः जीवभार या प्राथमिक उत्पादन के आधार पर ऊर्जा के अनुमानित प्रवाह को दर्शाने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि जीवभार के पिरामिड के आधार पर हर स्तर के मिलने वाली जो अनुमानित ऊर्जा का प्रतिशत ज्ञात कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो भाई इससे कितना है 15,000 है, तो इसका कितना है 1500 है, तो इसको हम क्या करेंगे 1500 को 15,000 से भाग दे देंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो हमको इसका परसेंटेज प्राप्त हो जाएगा। तो कितना आ रहा है 10%। तो यही है, क्या होता है कि जो पेड़ पौधे से 1% जो लेते हैं 100 ऊर्जा, तो उसके लिए 100 के बराबर उस 1% पौधे के लिए 100 के बराबर है, तो पौधे उस 100% का 90% जो है अपने दैनिक गतिविधियों में खर्च कर देता है, और जो 10% बचता है उसको जो सेकंड ऊर्जा स्तर है उस पर दे देते हैं, द्वितीय पोषक स्तर को। ठीक है, वैसे ही द्वितीय पोषक स्तर जो है तृतीय पोषक स्तर को 10% दे देता है 90% खर्च करने के बाद। भाई तो ये क्रम से चलता रहता है 10%, तो इसको ही 10% नियम कहा जाता है। आप देख भी रहे हो स्क्रीन पर बहुत सारा इसमें लिखा हुआ है ना, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका सौर ऊर्जा कितना प्रतिशत प्राप्त होता है, 0.1% प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और ये 10% भाग इसमें पौधे खाने के लिए बताया जा रहा है, और 10% ही जैवभार में बदलता है। ठीक है, और परिवर्तन की दक्षता जो लगभग 10% होता है। ठीक, ऊर्जा के परिवर्तन की जो दक्षता है पारिस्थितिक तंत्र में अलग अलग होती है, और 2 से लेकर 24% आंकड़े, ठीक है ना, शोधकर्ताओं ने प्राप्त किए हैं। और पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा संग्रहण होता है और ऊर्जा की कुछ मात्रा जैविक क्रियाओं के चलाने में काम आती है। ठीक है ना, और कुछ जीवों के शरीर से बाहर निकल जाती है। तो अगले स्तर के लिए पोषक जो होते हैं और ऊर्जा का बहुत कम मात्रा जो उपलब्ध हो पाती है, तो पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का जो पिरामिड है वो सीधा हो, है ना। सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादकों के स्तर पर जो होता है ना, ऊर्जा का जो बात है वो सबसे ज्यादा उत्पादक ही अर्थात पेड़ पौधे पर ही प्राप्त होता है और अगले स्तर पर मिलता है। और इससे स्पष्ट होता है कि जो पारिस्थितिक तंत्र कितना विविध है और क्यों है ना, और बुनियादी समानताएं और ऊर्जा का जो प्रवाह समानताएं को दर्शाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 10% नियम को। अगला इसमें हम देखें सामान्यतः किस क्वेश्चन की बात करें तो पोषक स्तर होते हैं, खाद्य श्रृंखला कितने पोषक स्तर होते हैं, ऐसा क्यों होता है ना। खाद्य श्रृंखला ये कुछ महत्वपूर्ण आपके एक प्रश्न है, और 10% नियम क्या है आप मुझे कॉपी में लिखकर जरूर बताइए। कोई भी प्रवाह का जो मार्ग दर्शाती है वो ऊर्जा प्रवाह के कई मार्गों को दर्शाता है, और खाद्य श्रृंखला एवं ऊर्जा का जो पिरामिड स्पष्ट होता है, ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, अर्थात प्रथम स्तर की ओर को ही देखें तो पौधे द्वारा जो उपयोग में लाई गई ऊर्जा पुनः सौ ऊर्जा को परावर्तित नहीं होता, है ना।
और पोषक स्तर में ऊर्जा का प्रवाह दर्शाने के लिए हम रेखा चित्र की ओर ध्यान दें तो उत्पादक जो है क्या करता है, इतना लेता है तो उसका जो 75% है वो प्राथमिक द्वितीयक ऐसा क्रम से आगे की ओर बढ़ता जाता है। और ये सारी जो क्रियाएं हैं वो जैविक प्रक्रियाएं में श्वसन अपशिष्ट पदार्थ ऊष्मा के रूप में नाश होता है। ये प्रत्येक स्तर पर ये पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का घटना है। ठीक है, इसमें अपघटित होने वाली जो कुछ चीजें हैं इसमें दर्शाया गया है, जैसे अपघटित होने वाली जो पदार्थ है जैसे मृत है तो उसको प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में जो कीड़े मकोड़े हैं द्वितीयक उपभोक्ता इसको खाते हैं। तो इस प्रकार से एक निर्मित होती है। ये खाद्य जाल का खाद्य श्रृंखला है आपका, है ना। हमने पिछले जो अध्याय जो क्लास में पढ़ा था काली मछली के बारे में कोटुंसा गुफा में, है ना। तो इस प्रकार से ये खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। जहां तक हो सके कि हमारा जो खाद्य श्रृंखला का बनाने का जो तरीका है वो आप अपने परिवेश का बनाकर अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। समुद्र तल पर जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती वहां जीवाणुओं से शुरू होने वाली एक खाद्य श्रृंखला जाल ऐसा भी होता है जहां स्रोत सूर्य नहीं है बल्कि समुद्र के तल का रासायनिक पदार्थ अधिक गर्म पानी है। यह गर्म पानी समुद्र तल से जो ज्वालामुखी होते हैं उनसे निकलकर या निकलते रहते हैं, जिससे उनका जो तापमान है 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, अगला इसमें बात करें तो विभिन्न प्रकार की जो जैविक क्रियाएं होती है उससे ऊष्मा के रूप में ऊर्जा बाहर निकलती है और साथ ही साथ जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके रूप में भी जीवों के शरीर से पदार्थ बाहर निकलते हैं और उनमें भी ऊर्जा होती है और जीव के काम नहीं आती है। इन पदार्थों का पर्यावरण में अन्य जीव के भोजन या अन्य रूप में चक्रीकरण होता रहता है और पर्यावरण के जो जैविक अजैविक घटकों के बीच इस प्रकार से संबंध बना रहता है। तो अवशेष में पाया जाने वाला जो पोषक तत्वों का चक्रीकरण पोषक चक्रों के रूप में अध्ययन किया जाता है। तो अगले स्तर पर हम पदार्थों का जो पोषक चक्र है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।